हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। क्लास 12 में हमें क्या लेके आने हैं मार्क्स? हमें लेके आने हैं 100 on 100 इंक्लूडिंग योर प्रोजेक्ट मार्क्स। तो इसलिए देर नहीं करनी है, फटाफट से तैयारी अपनी पूरी कंप्लीट करते जाना है। अभी तक फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, जैसे कि टाइप्स ऑफ मार्केट्स, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरीज, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं न्यू सब टॉपिक, दैट इज सेबी। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमने देखा कितनी पावर होल्ड करता है। सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट। सेबी इज द गवर्निंग बॉडी। सेबी केम आफ्टर द अबॉलिशमेंट ऑफ सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट 1947, एंड देन 1992 में सेबी आया। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले छोटे छोटे फॉर्म में पढ़ाई, बट आखिर सेबी के पास क्या पावर्स हैं, सेबी के क्या फंक्शंस हैं, सेबी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज और आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। येस, ऑल द क्लासेस, वो भी 100% फ्री, वो भी हाई क्वालिटी में ऑफ सीबीएसई बोर्ड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑन दिस चैनल। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है, दैट इज द मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। एंड जो बोर्ड्स हम कवर करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं सॉफ्ट कॉपी में, एज वेल एज वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो आपको क्या करना है, बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स और बुक्स की लिंक्स मिल जाएंगी, एज वेल एज हिंदी मीडियम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी अगर आपको किसी के साथ शेयर करनी हो तो। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज द वंडरफुल टॉपिक, द वन एंड ओनली सेबी। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये वाला टॉपिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी। सेबी एक्ट 1992 में जो भी चीज़ें लिखी है, वो एक पत्थर की लकीर की तरह, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हैं, वो अमेंड भी हो सकती हैं, वो चेंज हो सकती हैं इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स एंड इफ़ देयर इज़ अ नीड। बट सेबी एक्ट का पालन करना इज सो नेसेसरी फॉर इशूअर्स, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर इंटरमीडियरीज, फॉर डिपॉजिटरीज, फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस। इफ़ एनीवन ब्रेक्स द लॉ, दे आर पनिशेबल, है ना। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कई सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करने से पहले सेबी से कंसल्ट करता है व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग द सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया। ओके, तो सेबी क्या है, चलिए देखते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1988। अब आप बोलोगे, मैम सभी लोग दुनिया में बोलते हैं कि हर्षद मेहता ने स्कैम किया 1992 में, तभी सेबी आया। नहीं, सेबी के आने की बातें बहुत पहले से चल रही थी स्टूडेंट्स। तो हमारे देश को इंडिपेंडेंस कब मिला था, याद होगा आपको। मैं आपको हायरार्कियल फॉर्म में बताती हूँ। हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ें तो उसको जड़ से पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती। सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब जैसे ही हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिला, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना था। हमारे देश में 3 सेक्टर्स थे। फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज द सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या था स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी भी है, था नहीं, अभी भी है। और सेकेंडरी सेक्टर इज मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिलते थे? नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होती थी? मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स में गुड्स कन्वर्ट होते थे। और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड होती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज वगैरह। ठीक है, अब इन्हीं सेक्टर्स में से एक सेक्टर में आता है स्टॉक मार्केट्स। तो जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली, हमारी सरकार, आज़ादी के पहले तो हम पूरा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है, बट जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली, हमारी गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसका नाम था कंट्रोलर
ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट 1947। अब क्योंकि हम सोने की चिड़िया थे, है ना, और हम अबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थे, बट हम कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स द्वारा भुगते हुए थे, है ना। ब्रिटिशर्स ने हमें एक स्लेव की तरह ट्रीट किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे पैसे लिए, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ प्रोडक्शन किया, हमें यूज़ किया, दे ट्रीटेड अस एज अ डस्टबिन, एंड लिटरली हमने बहुत कुछ फेस किया उस टाइम पर बिफोर इंडिपेंडेंस। बट जब इंडिपेंडेंस मिला, सरकार ने जब ये कानून बनाया, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट, इन्होंने इस कानून की हर लाइन में ये लिखा कि कोई भी चीज़ अगर रूट होगी, कोई भी चीज़ प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस तो हो सकती है बट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अगर किसी कंपनी को शेयर बेचने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो। अगर किसी को कंपनी बनानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। तो इससे क्या हो गया, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज बढ़ गई, है ना। फॉर्मेलिटीज जो कंपनीज को अपनानी पड़ती हैं बढ़ गई। और उस वक्त मेजरली कौन सी अंडरटेकिंग्स थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और प्राइवेट सेक्टर बहुत ही कम उस वक्त चल पाता था, ठीक है। सो उस वक्त हर चीज़ किसके थ्रू रूट होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि हम डरे हुए थे। हमने ऑलरेडी अभी जस्ट आज़ादी मिली है, हम इतना ज़्यादा फ्रीडम तो नहीं दे सकते किसी को भी, हो सकता है अभी भी कोई कुछ कर सकता है। तो ड्यू टू दिस फियर हमने ऐसा लॉ पास किया स्टॉक मार्केट के रेगुलेशन के लिए, जो कि बहुत ही कड़े नियमों वाला था। अब जो कंपनीज हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती थी, जिनको अपने शेयर बेचने होते थे, वो इन नियमों का पालन करने के लिए सीजी के पास जाओ, इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करो, उससे बहुत घबराती थी। उन्हें ये बहुत ज़्यादा कंबरसम लगता था, वो डीमोटिवेट हो रही थी डे बाय डे। तो हमारा ये सेक्टर कहीं ना कहीं उतना फ्लरिश नहीं हो पा रहा था। एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक रेडी फॉरवर्ड डील वाला सिस्टम था, एज वेल एज इसमें भी बहुत सारे कुछ लूप होल्स थे, जिसका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा उठाने वाले लोगों की लिस्ट तो आपको पता ही है, सत्यम स्कैम, है ना, रामालिंगम राजू जी, उनके तो क्या ही कहने, सत्यम कंप्यूटर्स वाला। उसके बाद केतन पारेख स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, नीरव मोदी स्कैम, और पता नहीं क्या क्या, विजय माल्या स्कैम। सो इन लोग ने इतना फ़ायदा उठाया और दे ट्राई टू मल्टीप्लाई मनी इलीगली, है ना, जो अलाउड भी नहीं थी चीज़ें, उसके थ्रू वो मनी मल्टीप्लाई करते थे, ड्यू टू विच आवर गवर्नमेंट हैड सीरियस कंसर्न इश्यूज। तो लोग जो बोलते हैं कि हर्षद मेहता स्कैम की वजह से ये आया सेबी एक्ट 1992, नो, हमारे सीसीआई एक्ट में बहुत सारी कमियां थी। हम बहुत सारे लाइसेंसेस एज वेल एज सीजी की परमिशंस थी, जिसकी वजह से कंपनीज डिमोटिवेट होती थी। प्राइवेट सेक्टर उतना फ्लरिश्ड नहीं था, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बहुत बढ़ाने की कोशिश की, बट एक 5 ईयर प्लान ऐसा था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बोल दिया कि हफ्ते में भैया उपवास रखो एक बार, हमारे पास खाना नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव फूड फॉर ऑल। ऐसी नौबत हमने पार की हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यस और नो स्टूडेंट्स। तो हमने एक जर्नी तय की है, बट इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। अब ये पुराने एक्ट में इतनी कमियां थी जो हमारे आज की दुनिया से बीट करने के लिए नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं थी, एज वेल एज उसको अमेंड करने की नीड थी। तो सेबी एक्ट लाने की बातें तो बहुत टाइम से चल रही थी। 1988 में फाइनली सेबी इस्टेब्लिश हुआ था, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्कैम, गवर्नमेंट वॉज ऑलरेडी अवेयर दैट देयर आर लूप होल्स। यस, ओके, समझ आई बात। नाउ स्टूडेंट्स, सेबी, Securities and Exchange Board of India, was set up in 1988 to regulate the functions of securities market. तो securities market में जितने भी functions होते हैं, अब आप बोलोगे मैम what functions? Yes, हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट यानी हमारी सट्टा बाज़ार यानी हमारा स्टॉक मार्केट में जितनी भी चीज़ें होती हैं, सबका सेबी वॉच डॉग है, यानी सेबी सबका ध्यान रखता है। ऐसा बोला जाता है कि सेबी को 3 लोगों का ध्यान रखना है मेजरली, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स
एंड इंटरमीडियरीज। इशूअर्स मतलब कि कंपनीज, इन्वेस्टर्स मतलब कि लोग जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे निवेश करने के लिए, और इंटरमीडियरीज यानी बिचौलिए यानी डीपीस, ठीक है, आज के ज़माने में। नाउ सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। सेबी हमेशा स्टॉक मार्केट को हेल्दी मैनर में फंक्शन करता है एज वेल एज ऑर्डरली मैनर में फंक्शन करता है। हर चीज़ पहले से तय है, क्या कैसे कब होगा, ठीक है। सेबी बहुत प्रायर प्लानिंग के साथ चलता है और बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड सेबी है क्या, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो एक एक्ट द्वारा गवर्नड है, ये एक कॉरपोरेशन है, ठीक है। Now, but initially SEBI was not able to exercise complete control over the stock market transaction. जब SEBI शुरुआत में आया था तो SEBI पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था स्टॉक मार्केट को, क्योंकि कोई भी, अगर आप भी कोई नई नौकरी में जाते हो, टाइम लगता है ना उस संस्था को समझने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो सेबी तो एक इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेशन है जो किसी लॉ द्वारा बना है। अब प्रैक्टिकली जब चीज़ों को करने पे आए तो दिक्कतें हो रही थी शुरू में। इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग टू ऑब्जर्व एक्टिविटीज। तो सेबी को क्या बोला गया, आप हर एक एक्टिविटी को क्लोजली ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है पूरे स्टॉक मार्केट में, बट वॉज फाउंड इनएफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। एज अ रिजल्ट मई 1992 में सेबी वॉज ग्रांटेड लीगल स्टेटस, यानी 1988 में सेबी बन चुका था बट लीगल स्टेटस नहीं मिला था। लीगल स्टेटस मिला 1992 की मई में। क्यों? क्योंकि सेबी को समझने में टाइम लग रहा था, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने में टाइम लग रहा था, उसके ऑपरेशंस इनएफेक्टिव थे शुरुआत में, कोई भी चीज़ को आने में समय लगता है, ठीक है। नाउ सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, सेबी एक कॉर्पोरेशन है, मतलब उसका खुद का सेपरेट लॉ है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। उनका लॉ क्या है, सेबी एक्ट 1992। हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब सेबी और सेबी के मेंबर्स दो अलग अलग लोग हैं। अगर सेबी के मेंबर्स ने कोई काम किया है सेबी के बिहाफ पे तो ऐसा बोला जाता है सेबी ने किया है। मेंबर्स कभी भी सेबी के एक्ट्स के लिए लाइबल नहीं होता, सेबी एक इंस्टीट्यूशन है, वही लाइबल होगा, ठीक है। एंड परपेचुअल सक्सेशन, सेबी में काम करने वाले लोग चाहे आए चाहे जाएं, सेबी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर सेबी के अंडर में 4000 लोग काम करते हैं, आग लग गई, 4000 के 4000 निपट गए, तो क्या सेबी बंद हो जाएगी? नहीं, सेबी चालू रहेगी। सेबी इज इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी चाहे लोग आए चाहे जाएं। प्रोफेसर LCB ग्रोवर थे एक, उन्होंने कंपनी लॉ के लिए बोला था कि हर कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन उन्होंने बोली, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गो ऑन फॉरएवर। तो सेबी पर भी ये लाइन एप्लीकेबल होती है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, एनीवन कैन कम ऑन गो, सेबी विल गो ऑन फॉरएवर, यस और नो। तो ये चीज जो है सेबी एक कंपनी की तरह ही होती है, बट क्योंकि ये कंपनी नहीं है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये कॉर्पोरेशन है, क्योंकि इसका एक सेपरेट लॉ है, ठीक है। सो सेपरेट लॉ की वजह से ये कंपनी से अलग होती है, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग भी कंपनी से अलग होती है। तो सेबी हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, सेबी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज अ कॉर्पोरेशन। नाउ रीजन्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, कुछ रीजन्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट स्टिल और अच्छे से आपकी बुक में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। विद द ग्रोथ इन द डीलिंग्स इन द स्टॉक मार्केट जैसे जैसे डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस ऑल्सो स्टार्टेड इन द स्टॉक मार्केट सच एज प्राइस रिगिंग, मतलब बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस चालू हो गई हमारे सट्टा बाजार में। पहली माल प्रैक्टिस है प्राइस रिगिंग। अब आप बोलोगे मैम प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है, लेट्स सी। मान लीजिए मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ आपकी भाषा में। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपको एक नोटबुक खरीदनी है, आपको एक नोटबुक खरीदनी है, ठीक है। आप ऐसा अज्यूम कर लेते हैं आप भोपाल में MP नगर में हो, ठीक है, आपको एक नोटबुक खरीदनी है। अब नोटबुक क्यों खरीदनी है? क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूट जहाँ आप पढ़ते हो उन्होंने बोला कि आज हमको टेस्ट कॉपी चाहिए, आप जाके एक टेस्ट कॉपी खरीद लाइए ताकि हम आज से ही हमारे टेस्ट चालू कर सके। मतलब आपके पास टाइम बैंडविड्थ नहीं है, आपको नोटबुक चाहिए, ठीक है। तो आप मान लो 15 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब आप लोग गए स्टेशनरी शॉप्स में, MP नगर में एक पूरी गली है,
एक पूरी लाइन है जिसमें 40 से 50 स्टेशनरी शॉप्स हैं। अब ये जो स्टेशनरी शॉप वाले लाइन से लगे हुए हैं, है ना, इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि 100 पेज की नोटबुक के अपन लोग 100 रुपये लेंगे, 200 पेज की नोटबुक के अपन लोग 120 रुपये लेंगे, सॉरी 150 रुपये लेंगे मान लो, 300 पेज की नोटबुक के अपन लोग 400 रुपये लेंगे, जिसमें हम बाइंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे, और नॉन बाइंडिंग वाली हम 250 में प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब ने आपस में डिसाइड कर लिया, जबकि आप खुद अपने दिल से बताओ 100 पेज की नोटबुक 40 रुपये में मिल जाती है या 30 रुपये में मिल जाती है। 100 पेज होते ही कितने हैं, जरा सी पतली सी नोटबुक होगी वो, ठीक है, और उतनी चाहिए बच्चों को टेस्ट के लिए। अब बच्चा, ये सारे बच्चे जो हैं ये जाते हैं, है ना, अपने इंस्टीट्यूट से निकल के ये नोटबुक लेने किसी भी दुकान पे जाते हैं, सब 100 ही रुपये बता रहे हैं, ठीक है। और उसमें से एक बच्चे ने अपने घर पे फ़ोन किया कि मम्मा यहाँ पे तो आपने मुझे पॉकेट मनी दी है 50 रुपीज़, यहाँ पे 100 रुपीज़ की नोटबुक मिल रही है, आप मुझे और 50 रुपीज़ दीजिए फ़ोन पे, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा यहाँ तो 100 पेज की नोटबुक 30 रुपये की मिलती है, तू घर आके ले लेना, तू अभी किसी से पेज मांग ले, उस पर टेस्ट दे दे। और यही होगा, यस और नो, मतलब कि इन सब की मिली भगत थी। सोचिए, यही सिचुएशन को स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके देखिए। तो ये जो दुकान वाले हैं, ऐसे ही इशूअर्स, कंपनीज अपने प्राइजेस फिक्स कर लेती है, चाहे कोई भी आ जाए, सबके लिए वो प्राइस फिक्स है। बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस होती है, उसमें से ये जो प्राइस फिक्सेशन की जो स्ट्रैटेजी होती है बाय इशूअर्स, ये सेबी पकड़ लेता है, ठीक है, फटाफट पकड़ लेता है कि ऐसे कैसे सबके प्राइस सेम है, ऐसे कैसे आप लोग एक साथ कमाने निकले हो, ठीक है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन सेबी मांगता है, इसको बोलते हैं प्राइस रिगिंग। मतलब आप कस्टमर को फूल नहीं कर सकते, आप एक इन्वेस्टर को फूल नहीं कर सकते। तो ये जो सिचुएशन है, इसी को ही अगर आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके देखो, तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज प्राइस रिगिंग। तो प्राइस रिगिंग मतलब प्राइस फिक्सेशन अनऑफिशियली, अनऑथराइज्ड, ठीक है। सो ये भी एक माल प्रैक्टिस है जिसको प्रिवेंट करना था और सेबी की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू। कई बार जब हम पहली बार शेयर इशू करते हैं तो हम प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकते। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब 100 रुपये का शेयर है, आप उसे 120 का बेच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप प्रीमियम पे बेच रहे हो, जबकि आपको सेबी से ऑथराइजेशन नहीं है कि आप प्रीमियम पे उसे बेच सकते हो। आपकी प्राइस सेट होके वो नहीं आई थी, आपकी फेस वैल्यू 100 रुपये और आप शेयर पहली बार बेच रहे हो, ठीक है। तो अनऑफिशियल हुआ वो, तो सेबी उसको भी पकड़ लेता है। डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स। अगर आपने शेयर होल्डर को शेयर बेच दिए पर उसके डीमैट में वो दिख ही नहीं रहे शेयर्स की उसके पास आ चुके हैं, उस बेचारे ने एप्लीकेशन अमाउंट दे दिया है, वो इन्वेस्टर है, सेबी को उसका ध्यान रखना है। अगर जब तक आप शेयर डिलीवर नहीं करोगे, सेबी आपकी लिस्टिंग को ही कैंसिल करके रिफंड अमाउंट इशू करने का ऑर्डर दे देगा कि रिफंड करो सारे शेयर होल्डर को पैसा। फिर उसके बाद वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बेचने से पहले उस पर अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है हर कंपनी को। अगर वो नहीं करवाया या रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं किया तो बस सेबी वहीं पे आपको पकड़ लेगा। ड्यू टू दीज माल प्रैक्टिसेस, इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मार्केट में लीक कर देना, ठीक है। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले लोग ही होते हैं जो कंपनी के वफादार होते हैं और जाकर बाहर इंफॉर्मेशन बेच रहे होते हैं जो कि मार्केट में पब्लिश ही नहीं है, ठीक है। जैसे किसी का आईपीओ आने वाला है, जैसे किसी के शेयर कितने बिकने वाले, सारी चीजें, और अंदर की बातें पता चल जाती है और वहीं पे धांधली चालू। यही तो हुआ था इतने सारे स्कैम्स में नाउ। तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। ड्यू टू दीज माल प्रैक्टिसेस कस्टमर्स स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस। अब आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसने अपनी जमा पूंजी जो उसने इतनी मेहनत से कमाई है, मैं दिन रात पढ़ाती हूँ तब जाके मेरी सैलरी आती है, ठीक है। तो मैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, है ना, किसी कॉलेज में। तो मुझे इतना मैं मेहनत करती हूँ तब जाके वो पैसा आता है। अगर मैं कहीं निवेश कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं निवेश कर रही हूँ कहीं पर, तो मुझे क्या लगेगा कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, ठीक है। अगर मेरा पैसा डूबता है, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, प्राइस रिगिंग होती है मेरे साथ इनसाइडर ट्रेडिंग का मैं शिकार होती हूँ, क्योंकि मेरा पैसा वहाँ फंसा हुआ था जिस कंपनी के चीज़ों में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है।
तो फिर मुझे तो बुरा लगेगा, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मेरी मेहनत की कमाई थी जो चली गई। तो इस वजह से एज अ कस्टमर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और इसलिए बहुत सारे लोग सट्टा बाजार को क्या बोलते हैं, 2 नंबर का धंधा, इससे एकदम दूर रहिए, है ना। सब लोग क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट से तो दूर रहो, कब अमीर बनो कब गरीब कोई नहीं पता चलता, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ये टर्म्स यूज होते हैं इंडियन टर्मिनोलॉजी में स्टॉक मार्केट के लिए। सो एंड फेथ इन द स्टॉक एक्सचेंज। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो इन सब का ध्यान रखे, कोई भी ऐसी माल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाए, तो इसलिए सेबी आया, ठीक है। और सीसीआई के नियम तो मैंने आपको बताया था कितने कठिन हैं, कंपनीज के लिए भी सेबी का आना बहुत जरूरी था, ताकि नियम थोड़े इजी हो एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन हो तीनों सेक्टर्स का, इंटरमीडिएट, इन्वेस्टर एंड इशूअर्स का, इसलिए सेबी का आना बहुत जरूरी था। नाउ purpose and the role of SEBI. SEBI was set up with the main purpose of keeping a check on malpractices, है ना। SEBI का मेन पर्पस था कि कोई भी धांधली हो उसे पकड़ना है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जो हमारे सरप्लस यूनिट्स हैं, जो हमारे वफादार हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको बचा के रखना है, ठीक है, ताकि उनका फेथ न जाए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस न जाए, और ताकि वो कभी भी स्टॉक मार्केट से अपना हाथ न निकाले, एज वेल एज स्टॉक मार्केट पे उनको भरोसा बना रहे। सो इट वाज सेट अप टू मीट द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स, इंटरमीडियरीज। यानी सेबी को ध्यान रखना है कंपनीज का जो अपने शेयर बेच रहे हैं, इन्वेस्टर का जो अपने पैसे लगा रहे हैं, और इंटरमीडियरीज का जो बिचौलिए हैं, ठीक है। सो issuers, for issuers it provides a marketplace in which they can raise finance fairly and easily. Investors, for investor it provides protection and supply of accurate and correct information. Intermediaries, for intermediaries it provides a competitive professional market, है ना। तो issuers का कैसे ध्यान रखती है सेबी कि वो फेयरली कैसे अपने प्राइजेस को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टर्स का कैसे कि उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, उनके साथ धांधली ना हो, और इंटरमीडिएट्स को कैसे कि उनको एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट मिले जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा सकें। तो सेबी इन तीनों सेक्टर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अब सेबी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट the interest of investors and to promote the development of a stock exchange and to regulate the activities of a stock market. First, सेबी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को की सारी बातों को रेगुलेट करना, यानी स्टॉक एक्सचेंज में पिन टू प्लेन जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सबको एक फॉर्मलाइज्ड लीगल मैनर में लेके आना। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर का जो अपनी जमा पूंजी लगा रहा है सट्टा बाजार में, स्टॉक मार्केट में, उसका राइट होता है उसे सही इन्फॉर्मेशन मिले, वो सही लीगल कंपनी में निवेश करे, कंपनी जिसमें वो निवेश कर रहा है वो फ्रॉड ना करे, ये सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाने का हक एक इन्वेस्टर का होता है। सो एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, उसका पैसा डूबे ना, ये भी सेबी की ही सेबी का ग्रीवियंस सेल बना हुआ है कि अगर कोई इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता है ड्यू टू अनऑथराइज्ड थिंग्स बाय इशूअर्स और द इंटरमीडियरीज, सेबी बिल्कुल उस बात को ध्यान देता है। नाउ टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, तो सेबी क्या करता है, माल प्रैक्टिसेस को भी प्रिवेंट करके चलता है, एज वेल एज कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे हमारे स्कूल में होता था, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहननी है, रिबन लगानी है, लड़कियों को अच्छे से बाल बनाने हैं, जूते साफ होने चाहिए, एक तरीका था, एक सलीका था जिससे हमें स्कूल जाना था, एंड इसके अलावा हमें टीचर्स को ग्रीट करना है, कोड ऑफ कंडक्ट था, है ना। सिमिलरली सेबी का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, फॉर इंटरमीडिएरी सच एज ब्रोकर अंडरराइटर, कि आपको इसी तरह से काम करना है, ये हमारे सेट रूल्स हैं, इसके हिसाब से काम करो तो ठीक है, नहीं तो बाय, ठीक है। तो सेबी का एक सेट रूल है जो आपको पाना पड़ेगा एंड जो आपको निभाना पड़ेगा, ये ही सेबी के क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी क्या करता है, सेबी क्या है, सेबी क्यों आया, सब हमने A to Z सारी चीज़ें देख ली। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताना है मैग्नेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। हमारी ऐप और वेबसाइट भी है जहाँ पर हम आपको फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ई नोट्स, ई बुक्स भी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जो हम क्लासेस आपको पढ़ाते हैं, दोज आर
फ्रॉम KG टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड हमारा एक और चैनल है दैट इज़ द मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम आपको 6 to 12 पढ़ाते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के एडिशनल कोर्सेज भी वी टीच यू, एज वेल एज क्रैश कोर्स भी आपका स्टार्ट हो चुका है, ताकि आप फटाफट से प्रिपरेशन करें अपनी। ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको चाहिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। मस्ट फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द।